So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर द गांधीयन एरा लीडिंग टू फ्रीडम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके आए और यहाँ पर लोगों की कंडीशन को देखी, लोगों पर जो सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उसको देखा और उसके लिए फिर इंडिया को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था जिसमें अंग्रेजों का कोई भी कहना नहीं मानना है, अंग्रेजों का कोई भी कहना नहीं मानना है। तो इस तरीके का वो जो भी रूल इम्पोज करेंगे उसे हमें डिनाई करना है, कुछ भी नहीं मानना है। तो यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। लेकिन फिर कुछ हमारे चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन रहता है, चौरी चौरा प्लेस पर जो पुलिस स्टेशन रहता है उसको जला दिया जाता है। और जब जला देते हैं तो विड्रॉ कर देते हैं महात्मा गांधी, कहते हैं कि इस तरीके से हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ हमारे रिवॉल्यूशनरी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनका खून एकदम गर्म रहता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो ये सब क्या करते हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो हम आपके साथ बहुत ज्यादा गलत कर देंगे, ऐसी सोच वाले थे, ठीक है। महात्मा गांधी के जस्ट अपोजिट, दोनों का लक्ष्य सेम था कि आजादी हमें दिलानी थी, लेकिन एक का तरीका नॉन वायलेंस था, अहिंसा था, तो दूसरे का पूर्णतः हिंसा था, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग अपने चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आज हमें क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। द गांधीयन एरा लीडिंग टू फ्रीडम, और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सत्याग्रह मूवमेंट क्या होता है, डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिया अटेन्स फ्रीडम। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आज इसको कंप्लीट करके अपना ये चैप्टर सोशल साइंस से हम लोग मुक्ति पाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस आज कंप्लीट हो जाएगा, जो भी एनुअल में आने वाले चैप्टर्स हैं। चलते हैं फटाफट सत्याग्रह मूवमेंट पे, देखते हैं सत्याग्रह मूवमेंट क्या है। भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए, जिससे सभी चीजें आपको क्लियर होती चले, ठीक है, सभी कुछ क्लियर होती चले। The British appointed the Simon Commission to make improvements in the condition of India, ठीक है। ब्रिटिश ये दिखावा हमेशा करते आए थे कि हम इंडिया के पक्ष में हैं, इंडिया का हम भला करना चाहते हैं, इंडिया को सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, साइमन एक कमीशन लाते हैं जिसमें साइमन की अध्यक्षता होती है। साइमन कमीशन टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन द कंडीशन ऑफ इंडिया। देयर वाज नो इंडियन इन दिस कमीशन, लेकिन ऐसा कमीशन जो कि इंडिया की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, लेकिन उसमें कोई भी इंडियंस नहीं है, कोई भी इंडियन के लीडर नहीं है। जैसे बात हुई कि हमको महिलाओं की बेहतरी के लिए मान लीजिए कुछ योजना चलानी है और उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ रहा है, महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है, और उस जो हमने कमेटी बनाई है, जो हमने एक यूनिट बनाई है, जो लोग ये सर्च करेंगे कि महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसमें कोई भी महिला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स हैं। तो क्या महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, जो उनकी नीड्स हैं, क्या वो पता चल पाएंगी? तो बिल्कुल नहीं। उसी तरीके साइमन कमीशन था, इसमें जो भी अपॉइंटेड वो थे, मेंबर्स थे, उस सब के सब ब्रिटिशर्स थे। तो वो इंडिया का भला, इंडिया क्या चाहता है, ये कैसे जान सकते हैं भाई। द कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928, और ये कमीशन 1928 आता है इंडिया में। इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस लीडर्स बायकॉटेड द कमीशन। उस समय इंडिया की एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस, तो उन्होंने इस कमीशन का बायकॉट किया। दे आस्क्ड सर कमीशन टू गो बैक। इन्होंने साइमन से कहा कि भाई साहब आप चले जाइए, आप यहां से जाइए। द स्लोगन साइमन गो बैक, यहां पर देखो ये लोग इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, साइमन गो बैक, प्रूव्ड अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। सब लोग यही चिल्लाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इंडियंस इंग्लिश बोलते थे। द बैकआउट वॉज
कंप्लीटली पीसफुल, इंडियंस ग्रीटेड द कमीशन विद डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ब्लैक फ्लैग्स। ठीक है, तो ये बायकॉट बहुत ही पीसफुली हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय ज्यादातर कहना महात्मा गांधी का ही माना जाता था, तो महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं, तो पीसफुली उनको समझा रहे थे कि आप यहां चले जाइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, और इंडियन किस तरीके से ग्रीट कर इस कमीशन को, तो ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं। ब्लैक फ्लैग जो होता है वो आपके अपोजिशन में, यदि ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है किसी नेता को, इसका मतलब कि वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप यहां से जाइए। ठीक है, तो ब्लैक फ्लैग यहां पे दिखाया जा रहा है। इन 1929 द कांग्रेस इन इट्स सेशन एट लाहौर, तुम्हें बताए थे कि कांग्रेस क्या करती थी, हर दिसंबर के हर साल के जो दिसंबर महीना आता था उसमें इंडिया में कहीं ना कहीं अपना एक सेशन रखती थी, जिसमें पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स आकर के बातचीत करते थे और डिस्कस करते थे कैसे हम अपने आजादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। डिमांडेड फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज, तो 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी कि हमारे पूरे के पूरे देश को आजाद कर दीजिए। ये पहला इंसिडेंस था जब कांग्रेस ने ये मांग करी थी कि हमारे देश को अब आजाद कर दीजिए। अभी तक क्या मांग रहे थे कि हमें कुछ हम पर इतने अत्याचार ना करिए, हमें कुछ आजादी दीजिए, लेकिन अब पूरी तरीके से आजादी मांग रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से आजादी पूरे हिंदुस्तान की, इंडिया के। इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, और ये लोग ये माने कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी का ही वो दिन था जब इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। देयर वर स्ट्राइक्स, बायकॉट्स, मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, और ये धीरे धीरे करके पूरे के पूरे भारतवर्ष में ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये जो स्ट्राइक्स थी, पूरे के पूरे भारतवर्ष में चलने लगी, पूरा का पूरा भारतवर्ष आजादी मांगने लगा। फार्मर्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, फार्मर्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, फार्मर्स ने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेजों को। इट वॉज एसोसिएटेड विद पीस, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी। ये जितने भी स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे, बहुत ही शांति तरीके से हो रहे थे। ध्यान रखना, यहां पर आजादी मांगी जा रही है, आजादी ले नहीं रहे हैं, आजादी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। किससे? अंग्रेजों से। और सुभाष चंद्र बोस इसको बहुत ही ज्यादा बेकार मानते थे। उनका कहना था कि आजादी मांगी नहीं, आजादी ली जाती। यदि आपको फ्रीडम चाहिए तो मांगना नहीं पड़ेगा, यदि आप मांगेंगे तो मिलने वाली नहीं आजादी। तो इसलिए आजादी को आप क्या करिए, अचीव करिए, लड़ करके इनको भगा करके अपने देश को आजाद कराइए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सोच के लोग थे। अब बात आती है सेकेंड टॉपिक की, डांडी मार्च, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। द गवर्नमेंट हैड पास्ड मेनी लॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉ लाए जो कि आम जनता के इंटरेस्ट में नहीं थे। वन सच लॉ वॉज सॉल्ट लॉ, और ऐसा ही एक नियम था जिसको कहते हैं नमक कानून। It did not allow people to make salt from sea water. इंडियंस क्या करते थे, सी वाटर जो समुद्र का पानी है उससे नमक बनाया करते थे, तो इन्होंने नमक का कानून लाया और कहा कि अब से इंडियंस क्या करेंगे, नमक नहीं बनाएंगे। ठीक है, गांधी जी कंडेम्ड दिस लॉ एंड डिसाइडेड टू ब्रेक इट। गांधी जी क्या करते हैं, इस लॉ को कंडेम करते हैं, इस लॉ को मानने से मना करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें इसे ब्रेक करना है, इस कानून को तोड़ना है पीसफुली। ठीक है, ध्यान रखना, गांधी जी पीसफुली ही काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं। He led a movement against this salt law. He marched on foot from his Sabarmati ashram in Ahmedabad to Dandi on the Gujarat coast. ठीक है, तो ये चल देते हैं भाई साहब गांधी जी अपनी लाठी लेकर के, लाठी मारने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए, हमारे लाठी बच के रही हो। ठीक है, तो लाठी लेकर के, और इनके पीछे देख रहे हो कई सारे लोग, कई सारे पूरे के पूरे भारतवर्ष के लोग चल देते हैं इनके पीछे कि नमक कानून ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा, जाएंगे समुद्र के पास, जाएंगे समुद्र से नमक बनाना शुरू कर देंगे। नमक कानून क्या हो गया, नमक कानून टूट गया। जब गांधी जी ने तोड़ दिया तो पूरे के पूरे इंडिया वाले फिर लग जाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने यदि हिम्मत दिखा दी तो पूरे के पूरे इंडियंस क्या करेंगे, अब ब्रिटिशर से
ब्रिटिशर्स जो कानून कहेंगे उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कहां से चले थे? मार्च मतलब होता है पैदल चलना, पैदल चलना। तो मार्च किए, ये मार्च ये कोई महीना नहीं है, मार्च अप्रैल वाला, ये मार्च मतलब होता है चलना। साबरमती आश्रम, इनका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है जिसमें ये रहते थे, और वहां से ये डांडी तक गए जो कि गुजरात कोस्ट पे है। ठीक है, गुजरात कोस्ट पास एक डांडी है, वहां पर जाकर के समुद्र के पानी से नमक बनाए। He was joined by a large number of people and it was popularly called the Dandi March। और क्योंकि डांडी तक उनको जाना था, डांडी, इस वजह से इसको डांडी यात्रा कहा गया, डांडी मार्च कहा गया है। कई सारे लोग ऑल ओवर इंडिया के लोग इनसे जुड़े। गांधी जी along with his followers broke the law। A violation of the Salt Law was a clear indication to the British that Indians would no more tolerate and obey British laws। और इससे एकदम सीधा साधा सब ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि अब ये जो इंडियंस हैं ये हमारा कहना नहीं मानेंगे, ये हमारा कहना नहीं मानेंगे। हम इनको इतना मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, अत्याचार भी कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, वो पूरे के पूरे भारतवर्ष को जोड़ी हुई है। और कहना नहीं मान रहे हैं, मार खा रहे हैं, हम उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन कहना नहीं मान रहे हैं। गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू पुणे जेल। तो अंग्रेजों को बस एक ही वो समझ में आया कि क्या करते हैं, जो लीडर है इनका उसी को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, उसी को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। देखो, गांधी जी को यहां मारने की बात नहीं सोच रहे हैं कि गांधी जी को मार दें, क्योंकि गांधी जी को यदि मार देते हैं तो इतना गलत काम नहीं करने वाले हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि जान रहे हैं जब गांधी जी के इतने फॉलोअर्स हैं और इन्हीं की वजह से ही गांधी जी रोके हुए हैं इन पूरे इंडियंस को कि लड़ाई नहीं करनी है, तब लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन गांधी जी बोल देते हैं कि भाई साहब युद्ध छेड़ दो, तो अगर पूरे के पूरे इंडियंस एक एक झापड़ भी मारेंगे ब्रिटिशर्स को तो ब्रिटिशर्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि गांधी जी को जेल में बंद कर देते हैं, मारेंगे नहीं। ठीक है, तो जेल में बंद कर देंगे तो जो भी ये रैलियां वगैरह हो रही हैं, जो भी नमक कानून तोड़ने की बात हो रही, नमक कानून टूट गया और भी ये टैक्स वगैरह देना बंद कर दिए हैं, एक कुछ हद तक सोल्यूशन मिल जाएगा, ये सोचे थे। आगे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश The British government tried their best to crush the movement। पागल हो रहा है। Thousands of people were arrested and many more killed। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये जो हमारा जो इनका मूवमेंट चल रहा था अपना, इसको किसी अपना पूरा बेस्ट देते हैं कि किसी तरीके से क्रश किया जाए। बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। The jails got over flooded prisoners under the civil disobedience movement। मतलब कि सरकार का कहना ना मानने के जुर्म में किसमें बंद कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। पूरी की पूरी जेल ओवर फ्लडेड हो गई। ओवर फ्लडेड मतलब जरूरत से ज्यादा भर गई। ठीक है, पूरे के पूरे इंडियंस को लगभग इन्होंने जेल में बंद कर दिया। पीपल ऑल ओवर द कंट्री कंटेम्प्ट फॉरेन क्लोथ्स एंड फॉरेन गुड्स। और जब ऐसा हुआ तो जो लोग बाहर थे, जो लोग जेल के बाहर थे, वो पूरी तरीके से फॉरेन गुड्स, जो बाहर सामान आते थे या बाहर जो कपड़े वगैरह आते थे, उनको पहनने से, उनको यूज करने से मना कर दिया। दे डिड नॉट पे टैक्सेस। द मूवमेंट इज स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो मूवमेंट था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो, विदेशी जो सामान आ रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उनको कंजम्पशन करना छोड़ दिए। अब्दुल गफ्फार ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। अब्दुल गफ्फार का एक नाम फ्रंटियर गांधी भी है। हो सकता है साइड में तुमसे पूछा भी जाए कि फ्रंटियर गांधी किस नाम से जाने जाते थे, तो अब्दुल गफ्फार। लेड द मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट एंड सी राजा गोपालाचारी इन साउथ। ठीक है, फ्रंटियर गांधी जो थे अब्दुल गफ्फार, ये मूवमेंट को चलाते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और सी राजा गोपालाचारी साउथ की तरफ, इंडिया जो साउथ इंडिया है वहां पर मूवमेंट चलाते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वेंट ऑन टिल 1934। इट प्रमोटेड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कि अंग्रेजों का कहना ना मानने वाला जो मूवमेंट था, ये लगभग 1934 तक चला, 1934 तक चला, और इससे पूरी की पूरी इंडिया यूनाइट हुई। रिलीजन के बेस पर भी यूनाइट हुई कि कोई ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अलगाव है, सब एक साथ होकर के देश की आजादी की मांग करे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान रखना यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला था। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये ब्रिटिश है।
ठीक है, उस समय की ब्रिटिश सरकार थी 1935 में, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था, तो ये एक्ट जो है ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से था। इंडिया का नाम सिर्फ यहां लिखा हुआ है। इन 1935 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड सम रिफॉर्म्स। अब 1935 में फिर से ब्रिटिश ने कुछ रिफॉर्म्स लाए, फिर से हिंदुस्तानियों को रिझाने की कोशिश की कि देखिए हम आपके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया एक्ट 1935 was passed. According to this act, there was to be federal government in the center. The province were given autonomy. कह रहे हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार है कि फेडरल गवर्नमेंट है, केंद्र में एक सरकार होती है और जितने भी राज्य हैं उसमें अलग अलग सरकारें होती हैं, तो उसी तरीके से सोच ब्रिटिशर्स ले आए कि एक हमारी फेडरल गवर्नमेंट रहेगी, फेडरल में हम बैठेंगे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बैठेंगे। जो आज की स्टेट गवर्नमेंट है उस समय की प्रोविंस गवर्नमेंट कहलाती थी। द प्रोविंस वर गिवन ऑटोनॉमी। जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, वो ऑटोनॉमी है, मतलब अब अपने इच्छा से कुछ काम कर सकते हैं, पूरी तरीके से अंग्रेजों की इच्छा उस पर हावी नहीं होगी। इस तरीके से इन्होंने एक एक्ट लाया। द कांग्रेस कंटेस्टेड द इलेक्शन। अब कांग्रेस क्या करती, कुछ इलेक्शन करवाती अपनी प्रोविंसेस में। It formed the government in many provinces. Congress ministers did good work in provinces. अब कुछ मतलब भारत को लगा कि हाँ हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लैंड वाले बहुत ही स्ट्रेटजी लगाते थे, किसी तरीके से हमें लूट करना है। यदि आप मान लीजिए हम 10 रुपए लूट रहे हैं, आप 10 रुपए देने से मना कर रहे हैं, तो कम से कम 5 रुपए, 5 नहीं तो 4, कुछ ना कुछ तो लूटेंगे। इस तरीके से वो अपनी दिमाग लगाते थे, ठीक है। उनको लगा कि यहां पर अब आजादी की इतनी तगड़ी मांग चल रही, इतनी तेजी से वो हो रहा है, धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ राज्यों में कह देते हैं कि भाई साहब अपनी सरकार तुम बना लो, हम सेंट्रल में रहेंगे, तुमको हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, तुमको कोई दिक्कत होगी तो हम उसको डील करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट, ठीक है। अब कांग्रेस मिनिस्टर जो भी यहां पे इलेक्ट हुए थे सब अच्छा अपना काम करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट इन 1939। अब 1935 में ये एक्ट आया, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स। अब जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनसे बिना पूछे इंडियंस का नाम दे देती है कि इंडियंस हमारे साथ हैं और इस लड़ाई में हमारे साथ लड़ेंगे। मेनी कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड अंडर प्रोटेस्ट एंड डिमांडेड फ्रीडम। कांग्रेस मिनिस्टर कहते हैं ये तो बहुत गलत बात है, कम से कम एक बार पूछ तो लेते हैं हमसे, तब हम बताते हैं हमको लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन बिना पूछे आपने किया, इस वजह से हम रिजाइन दे रहे हैं और प्रोटेस्ट करने लग गए, डिमांड करने लगे कि भाई साहब हमको पूरी आजादी दो, तुम्हारी ये जो आधी अधूरी आजादी है ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहां पर पहली बार हमको ऐसा दिखाई देगा कि गांधी जी थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। गांधी जी थोड़ा सा अब नाराज हो रहे हैं, थोड़ा सा वायलेशन, थोड़ा सा जो वो क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े का जो मूड होता है वो उनके दिमाग में आ रहा है। अभी तक बहुत ही शांति प्रिय थे। द इंडियन पीपल वर नाउ डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इंडिया ने क्या की कि हमको पूरी तरीके से आजादी चाहिए, आधी अधूरी आजादी। कह रहे हैं प्रोविंस में सरकार बना लो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगे, लेकिन भाई साहब मजा नहीं आ रहा है, बिना पूछे आपने वर्ल्ड वॉर में हमारा नाम दे दिया, तो ये बहुत गलत किया। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1942 में। गांधी जी गेव द मैसेज टू द पीपल, डू और डाई, करो या मरो, और ये नारे से ये पता चलता है अब गांधी जी यहां पर तोड़ फोड़ के मूड में है, ठीक है। विच मीन आइदर टू विन फ्रीडम, यहां टी होगा, आइदर टू विन फ्रीडम और डाई फॉर द सेम। या तो आजादी पालो या तो आजादी के लिए मर जाओ। अभी तक मरने वगैरह की बात गांधी जी नहीं बोले थे, कहे कि या तो अब आजादी के लिए काम करो और या तो फिर मर जाओ। आजादी के लिए या तो काम करो या आजादी के लिए ही शहीद हो जाओ, खत्म हो जाओ। मेनी रिवॉल्यूशनरीज पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे जिनके अंदर गर्म खून था, जो अभी तक बस गांधी जी के बस हाँ कर रहे थे, मतलब अंदर ही अंदर विरोध तो था कि गांधी जी पता नहीं क्या करते हैं, उधर से गोलियां चल रही हैं, इधर से हम शांत हैं,
ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अब गांधी जी मतलब बड़े थे, इसलिए उन्हें कहना मान रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, बिना मन के। लेकिन जब गांधी जी ने ये कहा तो जितने रिवॉल्यूशनरी थे, महात्मा ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, थोड़ा सा खुश हो गए कि अब बात आई, अब देश और अच्छी तरीके से यूनाइट होगा और अच्छी तरीके से मुंहतोड़ जवाब हम देंगे इन अंग्रेजों को। Many revolutionaries participated in the movement. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, formed the Indian National Army outside India. और भाई साहब सुभाष चंद्र बोस जी का क्या ही कहना, इन्होंने आउटसाइड इंडिया एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली। ठीक है, इंडियन आर्मी इन्होंने उसी समय तैयार कर दी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा दिन भी है, 23 जनवरी, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे समय पर, बहुत अच्छा मुहूर्त है पढ़ने का कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ भी रहे हैं और आज ही इनका हैप्पी वाला बर्थडे है। तो भाई साहब इनको देख करके एक बार हैप्पी बर्थडे जरूर बोल देना, क्योंकि इन्होंने आर्मी तैयार कर दी थी। ठीक है, यहां पर देखो सभी जो इंडियंस हैं वो अब डू और डाई, जब गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया तो सभी के सब सड़क पे आ गए और आजादी के लिए अब काम करना शुरू किया। इंडिया अटेन्स फ्रीडम, आखिरकार वो समय आ गया कि इंडिया ने आजादी पाली। द वर्ल्ड वॉर टू एंडेड इन 1945, 1945 आता है और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी शैकल्ड द फेथ ऑफ ब्रिटिश इन देमसेल्व्स। तो भाई साहब क्विट इंडिया मूवमेंट, एक तो वर्ल्ड वॉर टू में अंग्रेज वहां पे जाके लड़ाई कर रहे थे और इंडियंस उनका साथ इस बार नहीं दिए, तो इस बार वो बुरी तरीके से हारे थे, बुरी तरीके से उनका नुकसान हुआ था और अब उनका भारत पर से भरोसा उठ गया था कि अब भारत को बेवकूफ बनाना, भारत को गुमराह करना अब अपने हाथ में नहीं है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम टू वीक टू ओवर पावर इंडिया एनी मोर। अब इंडिया पर और पावर कर पाना उसके बस की बात नहीं थी, इतना कमजोर हो चुका था। On 15th August 1947, the British rule in India came to an end and India became free. और 15th August 1947 में उस समय आता है जब इंडिया फ्री हो जाती है। But the British did not leave our country immediately with effect. लेकिन ब्रिटिश अभी भी नहीं जाना चाह रहे हैं, ब्रिटिश अभी भी इंडियंस को परेशान करना चाह रहे हैं, कुछ और दिमाग लगा रहे हैं। They divided the country into two separate states. अब इंडिया को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने का साजिश इन्होंने रच दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी's ड्रीम ऑफ यूनाइटेड इंडिया वॉज शैटर्ड। गांधी जी का जो ड्रीम था, सपना था कि पूरा का पूरा भारतवर्ष यूनाइट रहे, एक साथ रहे, वो क्या हो गया, वो ड्रीम शैटर्ड हो गया, ड्रीम टूट गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द first president and Jawaharlal Nehru became the first prime minister of independent India. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, आजाद भारतवर्ष के। तो इस तरीके से गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदुस्तान की आजादी के लिए। ठीक है, तो आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। भाई साहब अब आपके काम क्या रहेंगे कि जितना हमने पढ़ाया है उसकी अच्छे से रीडिंग कर लो, समझ लो, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो अंडरलाइन कर लो और अंडरलाइन करने के बाद इसकी अच्छी से एक रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, और रिकॉर्डिंग छोटी छोटी करना वरना फिर से नहीं भेज पाओगे। ठीक है, तो छोटी छोटी एक एक टॉपिक की अलग अलग रिकॉर्डिंग करो, उसको भेजो, जिससे तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी सब आ जाएगी, होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।